गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं प्रोफेसर आर.बी. पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विगत एपिसोड में मैंने आप लोगों के बीच में जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसकी उपयोगिता उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज में क्या है, इस पर हमने चर्चा की थी। फ्रेंड्स, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के बीच में एक समाजशास्त्रीय परिवेश में जो मार्क्सवादी अध्ययन की परंपरा रही है, उस परंपरा के तहत मार्क्स ने चार समाजों की व्याख्या की थी, जिसमें प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की चर्चा मार्क्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में की गई थी और कल्पनाशीलता को वास्तविकता में बदलने का मार्क्सवादी दृष्टिकोण के माध्यम से कैसे भविष्यवाणी की जा सकती है, उसकी अभिकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी उसी पुस्तक में, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, जो मूल रूप से 1848 में फ्रेडरिक एंजल्स के सहयोग से लिखी गई है, उसके साथ ही जर्मन आइडियोलॉजी और दास कैपिटल और सिलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स के माध्यम से इस समाजवादी और साम्यवादी समाज की अभिकल्पना की संरचना तैयार की गई थी और वह 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के बीच अर्थात 1919 में कैसे सोवियत यूनियन का गठन हुआ और गठन होने के बाद जो संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें समाजवादी और साम्यवादी जो अभिकल्पना मार्क्स के द्वारा 1848 में खींची गई थी, वह धारा कैसे वास्तविकता के धरातल पर उतरा, इसका ज्वलंत आपको हमारे और आपके बीच में स्पष्ट रूप से 1919 में जब सोवियत संघ के गठन के रूप में समाजवादी और साम्यवादी अभिकल्पना के आधार पर वास्तविकता का जामा पहनाने का कार्य लेनिन के द्वारा किया गया, यह भी हमारे और आपके बीच में सत्यता की एक लकीर है, जो हमें और आपको अभिप्रेरित करता है कि समाज की संरचना के निर्माण में रेल्म ऑफ नेसेसिटी एंड रेल्म ऑफ आइडियोलॉजी के बीच में को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हुए समाज का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, अर्थात सर्वहारा वर्ग को विकास के मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए और हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी कैसे दी जाए, यह
एक वास्तविकता के धरातल पर ला करके खड़ा करने का जो प्रयास मार्क्स के द्वारा किया गया था वह हकीकत बन करके हमारे और आपके बीच में मौजूद है। हालांकि सोवियत संघ का विघटन 16 स्टेट में हो चुके हैं 1992 में, लेकिन इसके बावजूद सोवियत संघ आज भी दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में हमारे और आपके बीच में स्थापित है। अमेरिका हो या यूरोप हो, यह मूल रूप से आप देखेंगे तो पूरी दुनिया की परिधि जो है, जो पोलराइजेशन जो है, वह पोलराइजेशन के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से ये देखेंगे कि पूरी दुनिया के लिए आंखों की किरकिरी सोवियत संघ बना हुआ था और आज वही रूस बना हुआ है, जहां समाजवादी और साम्यवादी परिवेश के तहत समाज में कैसे व्यवस्था बनाई जाए, यह इस अभिकल्पना को वास्तविकता में बदलने का कार्य कर रहा है। फ्रेंड्स, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में प्रोफेसर एम.एन. रॉय के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी का कैसे यहाँ गठन किया गया, चाहे वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो या लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, जो सीपीआई और सीपीएम के रूप में देखा गया हुआ है। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद मूल रूप से आप देखेंगे तो समाज में जो मूल रूप से भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुए, वह परिवर्तन सकारात्मकता की ओर अग्रसर नहीं हुआ है। भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है, वह कम्युनिस्ट मूवमेंट में सकारात्मकता की धारा बहुत कम हुई, क्योंकि वह पेटी बुर्जुआजी जैसे लोग जो हैं उसके साथ जुड़ते हुए चले गए। भारत में पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल और केरल और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कि कम्युनिस्टों की हेजेमोनी डोमिनेशन जो है लंबे समय तक चला, लेकिन उसके बावजूद बंगाल का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। केरल एक एक्सेप्शन के रूप में देखा जा सकता है, जहां विकास की धारा जो है वह तीव्र गति से बही है और साक्षरता के दर में भारत में आज भी वह नंबर 1 पर है। तो उसमें मार्क्सवादी चिंतन का बहुत बड़ी भूमिका रही है, और वह भूमिका, उस भूमिका के आधार पर पूरे भारतवर्ष में एक नया संवाद दिया जा सकता है, जो समाजवादी और साम्यवादी परिवेश के तहत हो सकता है। लेकिन भारत में जो सकारात्मक कम्युनिस्ट आंदोलन नहीं हो सके, जिसके कारण हमारे यहाँ आप देखेंगे, खास करके बंगाल में ही आप देखें तो कई ऐसे कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन शुरू हुए। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में तेलंगाना राज्य में तेलंगाना मूवमेंट हुआ, जहाँ से आप देखेंगे तो नक्सलवादी मूवमेंट शुरू हुआ। बिहार में देखेंगे तो माओवादी, लाल सेना, लोरी सेना, भूमि सेना, इन सारे का संघर्ष जो है, उस संघर्ष की नींव जो है वह मूल रूप से मार्क्सवादी और साम्यवादी परिवेश में ढाले गए हुए हैं। लेकिन यह मूवमेंट जो है धीरे धीरे
मध्य प्रदेश और भारत के बहुत सारे राज्यों में वह विकसित हुआ। उसके बावजूद भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन जो है वह मजबूती नहीं प्राप्त कर पाई, क्योंकि उसमें सकारात्मकता की दिशा नहीं थी। बंगाल में ज्योति बसु के नेतृत्व में बसु के नेतृत्व में कई दशक तक, 2 दशक से अधिक वहाँ कम्युनिस्ट सरकार रही, और उसके बावजूद वहाँ पर सर्वहारा वर्ग का कल्याण नहीं हो सका। अर्थात सर्वहारा वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया, जो साम्यवादी और समाजवादी परिवेश के सैद्धांतिक आयाम का विपरीत दृष्टिकोण रहा, जिसके कारण भारत में साम्यवादी और समाजवादी आंदोलन जो है वह कमजोर होता हुआ चला गया। उसी में राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जैसे चिंतक और राजनेता के रूप में स्थापित नाम जो है वह सकारात्मकता का बोध दिलाता रहा। इसके बावजूद कम्युनिस्ट आंदोलन जो है वह विकसित नहीं हो पाया सही ढंग से। ऐसे परिवेश में आज 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक से अधिक समय हो चुके हैं, उसके बावजूद पूरी दुनिया में समाजवादी और साम्यवादी परिवेश को कैसे कुंठित किया जाए, इसके लिए एक कॉन्शस रिवॉल्यूशन हुए जिसको आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मान सकते हैं। यह रिवॉल्यूशन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से शुरू हुआ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले 1929 में वर्ल्ड डिप्रेशन आया, जिसको कि इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं या रिसेशन कहते हैं। पहला रिसेशन हुआ था जिसमें पूरी दुनिया का, खास करके यूरोप और अमेरिका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मॉडल जो है सबड्यूड होता हुआ चला गया, और सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स था वह 127% जो है वह बूम कर गया। तो ऐसे परिवेश में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में पूरी दुनिया के सामने में राजनीतिक दृष्टिकोण से और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से यह सोवियत यूनियन ने अपने आप को पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर एस्टैब्लिश किया और कहा कि ये यूनिपोलर सिस्टम नहीं है दुनिया में एक सोवियत संघ का इमरजेंस हो चुका है, जिसका नेतृत्व जो है जोसेफ स्टालिन कर रहा था, जिसने अपना डेडिकेटेड कर दिया था पूरे के पूरे अपने लाइफ को कंट्री के सर्वांगीण विकास में। हालांकि जोसेफ स्टालिन एक बूचर करने वाला मास बूचरर के रूप में एस्टैब्लिश्ड है। वह मूल रूप से समाजवादी और साम्यवादी दृष्टिकोण को कैसे पूरी दुनिया में फैलाया जाए, और उसी बीच में ट्रोट्स्की और बुखारिन जैसे चिंतकों ने समाज में कैसे यूरोपीय समाज से होते हुए एशियन समाज में या अफ्रीकन समाज में समाजवादी और साम्यवादी प्रक्रिया को कैसे विकसित किया जाए, इसका प्रयास शुरू हुआ। इसमें सफलता भी मिली। भारत में स्टालिन ने प्रयास किया था आज़ादी के बाद से ही कि भारत में सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को डेवलप किया जाए,
कालांतर में हालांकि भारतीय डेमोक्रेसी को सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी के रूप में एस्टैब्लिश भी किया गया और उसके आधार पर जो है पूरे सामाजिक व्यवस्था को भारत में रेगुलेट करने का प्रयास किया गया। फ्रेंड्स, आज जो पूरी दुनिया का जो दृष्टिकोण है या दुनिया की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, धार्मिक उन्माद हैं, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाए तो किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास हो सकता है। खास करके जो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं, मेरी मान्यता है कि डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री को मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर जो के बीच में तारतम्य स्थापित करते हुए अगर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए तो उसके बाद में ये हमारे यहाँ से गरीबी भी खत्म हो सकती है। हमारे यहाँ से जो धार्मिक उन्माद हैं वो जो फैल रहे हैं एक पैरासाइट के रूप में, वह भी कम हो सकती हैं। आर्थिक जो दूरियां हैं एक दूसरे व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में या समूह के बीच में, वह समूह भी उस समूह में भी तारतम्यता स्थापित की जा सकती है। राजनीतिक दृष्टिकोण में परिवेश में मौलिक बदलाव भी हो सकते हैं। ये सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। आर्थिक डिस्पैरिटीज जो है, इनइक्वालिटी जो है, वह उस इनइक्वालिटी को बहुत कम किया जा सकता है, उस खाई को पाटी जा सकती है। तो लेकिन भारत में या अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो डेवलप्ड वर्ल्ड हैं वह एक टैबू के रूप में मार्क्सिज्म को देखते हैं। और यह आज से नहीं, यह जो है 1919 से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया के समक्ष में आकर के खड़ा हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर लोग कहते हैं, अधिकांश समाजशास्त्रियों की और राजनीतिक शास्त्रियों की या प्रणेताओं और नेताओं और चिंतकों की मान्यता है कि शीत युद्ध जो कोल्ड वेव है, लहर है, वो शीत युद्ध जो है वह खत्म हो चुका है। लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि 1992 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो पूरी दुनिया यह समझ रही थी कि यूनिपोलर सिस्टम पुनः स्थापित हो गया है, जहां अमेरिका की सत्ता बनी हुई रहेगी और सोवियत संघ जब 16 गणराज्यों में विभाजित हो गया, 16 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो उसके बाद में यह स्पष्ट रूप से हो गया कि पूरी दुनिया जो है यूनिपोलर सिस्टम में आ गया है। तो ऐसे परिवेश में वह बदल चुका है पूरी की पूरी व्यवस्था। आज भी मैं यह मानता हूँ कि 1992 के बाद में शीत युद्ध खत्म हो चुका है, कोल्ड वेव खत्म हो चुका है। यह मान्यता जो है पूरी तरह से मैं नकारता हूँ और यह स्वीकार करता हूँ कि 1992 के बाद में जो सोवियत संघ के विघटन का काल माना जाता है, वहाँ से लेकर के अभी तक दुनिया जो है एक नई समस्या से जूझ रहा है, जिसके कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था भी खतरे में है और जो छोटे जो गरीब राष्ट्र हैं या गरीब समाज हैं वह उनका अस्तित्व भी खतरे में है। तो ऐसे परिवेश में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर समाज का अध्ययन करना और उसको प्रायोगिकता में बांधने का प्रयास किया जाए
तो हमारी मौलिक समस्याएं जो हैं, खास करके आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो समस्याएं हैं वह ख़त्म हो सकती हैं। जो रेशियल डिस्पैरिटीज़ हैं वह ख़त्म हो सकती हैं। जो इथिकल जो वैल्यूज़ का जो पतन होता हुआ चला जा रहा है वह भी नियंत्रित हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सब बखैर।